नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। विजय पथ में एक बार फिर सभी सैनिकों का स्वागत। कल 15 अगस्त है, धूमधाम से मनाइए। और 15 अगस्त एक हमारा आदर्श है। भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में। बधाई सभी सैनिकों को, पूरे देश को। देश सर्वोपरि और तिरंगे की शान सर्वोपरि है। और इसी प्रकार से सैनिकों का सम्मान भी देश करता और ये मानता कि सैनिकों का सम्मान भी सर्वोपरि है। उसी विषय पर आज थोड़ा बात कर लेते हैं। मेरी माटी मेरा देश चल रहा है आजकल। शहीद स्थल बन रहे हैं गाँवों में, नाम जा रहे हैं। जिनके छूट गए हों उनका नंबर, मेडल इत्यादि जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट हैं उनके रिकॉर्ड को भेजें। और हो सकता है कोई शहीद छूट गया हो तो कुछ हालत में देखा जाए तो ठीक है, लेकिन जो जीवित सैनिक है उसे 1947 से आज तक क्या दर्जा मिला, कितना सम्मान मिला, मिलना कितना चाहिए था, किसे मिला और किसे कम मिला, या जो भी उसमें दिक्कत है आज जो हम लोग सड़कों पर हैं, धरने पर हैं, किस कारण है, उसका एक समराइज कर लेते हैं। लेकिन आपको वीडियो स्टार्ट में ही बता देता हूं कि जो भी प्रोग्राम गवर्नमेंट ला रही है उससे कहीं ऐसा न हो कि आप अपनी दिशा भूल जाएं। मेरी माटी मेरा देश है और मैं भी उसी माटी का सैनिक हूँ जो माटी में मिल गया, जो शहीद हो गया, जिसने कुर्बानी दी, जिसका घर परिवार छूटा। शहीद सबसे ऊपर, लेकिन क्या जीवितों का कितना सम्मान हो रहा है। इसलिए अपने मार्ग से कदाचित ना भटके, ये मेरी सलाह आप सभी लोगों को। अब देखते हैं आज जो जीवित सैनिकों के बारे में कल होने वाले अभिभाषण में प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से कुछ बोलते हैं या नहीं। अब एक नज़र 1947 से आज तक के घटनाक्रम, केवल सेना बेसिस, अन्य चीज़ें नहीं। 1947 से आज तक 77 साल, 77वां आप स्वतंत्रता दिवस मना रहे। अपने घरों पर तिरंगा लगाएं, तिरंगा यात्रा निकालें। तो देखते हैं अप्रोच थ्रू वेरियस पे कमीशंस कमेटी 7 CPC के पूरे हवाले, जो पिछले पे कमीशनों का हवाला देता है उसी पर बात करते हैं। सबसे पहले पोस्ट वार पे कमेटी, तब कमेटी होती थी, तीनों सेनांगों से बिठाते थे। इसकी संदर्भ संख्या है 614, पेज नंबर 95 और 96। उसमें कहा गया है कि बेसिक प्रिंसिपल जो उस टाइम पर अपनाया गया, ऑफिसर्स को गजेटेड सिविलियन क्लास 1 ऑफिसर्स के बराबर रखा गया। दूसरा, सर्विस ऑफिसर का रिलेबिलिटी उन्हीं लोगों से, किस किस से, क्लास 1 ऑफिसर्स और IPS से तुलना की गई। और बाकी का जो डिवाइजिंग PBOR फुली ट्रेंड इन्फेंट्री सोल्जर से लिया गया है यहाँ पर। विथ 3 ईयर सर्विस वॉच इक्वेटेड टू वर्कर क्लासिफाइड एज सेमी स्किल, यानी कि 3 साल यदि सैनिक को हो जाए तो तब वो क्लासिफाइड वर्कर के बराबर, सेमी स्किल के बराबर हो गया। अभी आप सेमी स्किल वर्कर ही हैं। रघुरमैया कमेटी 1960 के दौर की सेम रखा कि ऑफिसर्स, क्लास 1 ऑफिसर्स सिविल के क्लास 1 ऑफिसर्स और IPS के इंडियन पुलिस सर्विसेज के बराबर है। और जो इन्फेंट्री सोल्जर की जो तुलना की गई, पैरेलल विथ सेमी स्किल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर, उद्योग जगत के सेमी स्किल अर्धकुशल श्रमिक के बराबर उसे माना गया। आगे बढ़ते हैं और कितना आपको माना गया आप समराइज देखिए और खुद ही समझ जाएंगे। फिर 3rd CPC, पहला ऐतिहासिक, जिसमें सभी सेनाओं को भी सेंट्रल सिविल सर्विसेज में डाला गया। उससे पहले कमेटियां थी, दोनों जो ऊपर हैं वो तीनों फोर्सेज बिठाते थे। पहली बार सबको एक साथ लाया गया, पूरी गवर्नमेंट और डिफेंस को। तो कमीशन ने वहाँ पर नोट किया कि 3rd CPC में जो हम ऑफिसर्स को डिस्टर्बेंस अलाउंस दे रहे हैं, ये पे में शामिल किया जाए और इससे हायर स्टार्टिंग सैलरी दी जाए जो बेसिक कहलाएगी, अलाउंसेस के तौर पर नहीं। और उसे एक स्टार्ट H सिविल कंपेयर ऑफिसर से ऊपर रखा जाए, जहाँ पर JTS जूनियर टाइम स्केल 700 पर शुरू हुए हैं और मैं फ़ोटो भी डाल दे रहा हूँ। और 750 पर सेकेंड लेफ्टिनेंट साहब को शुरू किया गया। तो हायर रखना शुरू हो गया। पहले कंपेयर बराबर का था, अब हायर पर आ रहे हैं साहब। अब कमीशन ने हमारे लिए फुली इन्फेंट्री ट्रेंड सोल्जर जो 3 साल का हो जाता है उसको सिविलियन वर्कर के सेमी स्किल और स्किल के बीच रख दिया। पहले सेमी स्किल था, अब स्किल और सेमी स्किल के बीच रख दिया, थोड़ा सा ऊपर लाए। फिर 4th CPC की बात करते हैं।
फोर्थ सीपीसी कहता कि कमीशन का स्ट्रक्चर इस प्रकार है, इनको फ़ायदा देने के लिए इंटीग्रेटेड पे स्केल बनाया जाए जो कि ब्रिगेडियर साहब तक का था, और उस इंटीग्रेटेड पे में 2300 से लेकर 5128 साल का रेशो रखा गया था, और मेजर जनरल एंड अबव का दूसरा पे स्केल रखा गया था, उसकी भी फोटो लगा के दे दूंगा, जो उनके बारे में सोचा गया विथ रैंक पे, वहाँ पर उनको रैंक पे भी अलॉट कर दी गई। और इसी प्रकार से कमीशन ने ये नोट किया कि इन्फेंट्री सोल्जर की तुलना अपने अदर कंपेयर पार्ट से हो नहीं सकती है। तो यहाँ पर उन्होंने ये किया। और थर्ड सीपीसी में एक चीज़ और कवर करनी थी, सिपाही यानी जवानों को बोला 5% एक्स्ट्रा वेतन दिया जाए एज सिविल काउंटर पार्ट्स, लेकिन उसका फिर भी घाटा इसलिए हुआ क्योंकि आप 50% पर आ गए, उनकी नौकरी 60 साल की, आपके 15-17 इस तरह से, तो पेंशन में अच्छा खासा घाटा हुआ। इस 5% देने के बाद भी बेनिफिट नहीं हुआ। फोर्थ सीपीसी आपको बता दिया। विथ रैंक पे को रखते हुए फोर्थ पे ने जो किया और इंटीग्रेटेड पे स्किल दिया, आपको बता दिया। और आपको स्किल और सेमी स्किल के बीच रखा गया, सिपाही से स्टार्ट, जेसीओ की तो बात ही नहीं हो रही कहीं। और इसी फोर्थ पे कमीशन में याद दिलाया गया कि जेसीओ भी तो एक रैंक है, उसके बारे में क्या सोच रहे हो। तो वहाँ पर तक उनको गेजेटेड सेकेंड क्लास रखा गया था, फोर्थ तक। फिफ्थ में नीचे आए हैं, वो बाद में बताते हैं। कमीशन ने फिफ्थ पे कमीशन में ये अनाउंस किया कि ब्रॉड सिमिलरिटी देखने के लिए, तो दो पार्ट में नहीं बल्कि सिविल काउंटर पार्ट के वेरियस सिमिलरिटी के लिए जो है रिकमेंडेड किया उनने, जो है रेगुलर पे स्केल जैसा दे दिया, जो कि अलग अलग रैंकों का अलग अलग था, और उसमें रैंक पे कर दी डबल। और कमीशन ने ये भी नोट किया कि जो इन्फेंट्री सोल्जर है उसका कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी से उसका एम्प्लॉय कंपेयर पार्ट नहीं कर सकते फोर्थ का। अब फिफ्थ में चलते हैं। फिफ्थ पे कमीशन ने स्ट्रक्चर को देखा और पढ़ा, और फिफ्थ ने क्या किया, एक जैसा पे स्केल जिसको हम रेगुलर पे स्केल करते हैं, और वहाँ पर उन्होंने सेकेंड लेफ्सन को एबोलिश कर दिया और सिविल काउंटर पार्ट से ऊपर पेमेंट रख दिया, रैंक पे को दुगना कर दिया। तो और यहाँ पर एक चीज़ और उन लोगों को दी, एसीपी मैकेनिज्म स्कीम दे दी ताकि हायर स्केल तक पहुँच सके। जैसे 12 साल में मेजर पक्का, फिर टीएस लेफ्टिनेंट कर्नल यदि नहीं बने तो 24 में 12-24 या 13-26 इस प्रकार का उनको दिया गया। और हमें भी 16वें-17 साल में टीएस नायक बनते थे, आपको मालूम है। और इसी प्रकार से कमीशन ने थर्ड सीपीसी के जो वर्केबल कंडीशन है देखी, वो टोटली बोला इस तरह से नहीं है, पे ही बढ़ानी पड़ेगी, जो आपने देख लिया है। और हमारे लिए क्या किया, XYZ ग्रुप बना दिए साहब, और पहले 10 इंक्रीजमेंट होते थे, वो इंक्रीजमेंट दे दिए 15। अब देखते हैं सिक्स्थ सीपीसी में क्या हुआ कि टोटली आपके जो जैसे रनिंग पे बैंड को दे दिया गया सबके लिए, लेकिन उसमें जो घाटा हुआ वो बेसिकली शॉर्ट सर्विसेज के लिए और जेसीओआर के लिए पेयर अनपेयर उसमें घाटा था। इसलिए उस घाटे की भरपाई के लिए भी बोला आप लोगों को स्पेशल स्टार्ट एज में मिलिट्री सर्विस पे दी जा रही है, और XYZ ग्रुप को छोड़ के X और Y किया गया। तो ये था अब तक का समरी, जो आपने देखा कि आपको रखा कहाँ गया, कितने में रखा गया। आगे बढ़ते हैं इसी चीज़ पर। अब 6 सीपीसी रनिंग पेमेंट आपको बता दिया गया। अब डाउनग्रेडेड कैसे हुए आप 6 सीपीसी में, जब इंडिविजुअल पहचान आपके वो XY बन गए, और यहाँ पर आपको स्किल यानी कि फुली स्किल तो नहीं, स्किल एम्प्लॉयर मान लिए गए। 6/2/75 का संदर्भ है कि टेक्निकल प्रोफेंसी के 40% दिए जाते हैं, एजुकेशन के 30% दिए जाते हैं, लीडरशिप के 10%, रिस्क के 10 और वर्किंग इन्वायरमेंट के 10। तो इसलिए, और दूसरी चीज़ देखी जाती है एजुकेशन। एजुकेशन बोला X ग्रुप का सिपाही 10 पास होता है थल सेना में, और नेवी एयरफोर्स में 12, और इसी प्रकार Y ग्रुप का सिपाही 8 ही पास होता है। तो इस प्रकार की रिपोर्ट जब गई, जब एजुकेशन डाउन दिखाया गया, तो आपकी ग्रेड अप नहीं हो सकती है। अब काउंटर पार्ट्स का जो 6/2/73 में पेज नंबर 121 है, जिसमें सिपाही को फुल्ली स्किल करने की रिकमेंड की, लेकिन वो माना नहीं गया क्योंकि बोला इसके साथ मिलिट्री सर्विस पे भी तो दे रही है, दूसरा पेंशन दे रहे हैं, बोला औरों को डोनेशन स्कीम से,
कंट्रीब्यूशन स्कीम से पेंशन लेते हैं, लेकिन सेना को पेंशन मुफ्त में दी जा रही है। तो मैं आपको एक सवाल पूछता हूं कि 1 साल ट्रेनिंग करने पर क्या कोई भी ट्रेनिंग सेंटर एफिलेटेड एनी जीआईसी से हो सकता था? नहीं। हाई स्कूल पास तो पहले आता 50% लेकर के, नहीं तो भर्ती होगा नहीं। तो जब वो 1 साल करता है और उसका सेकेंड एमआर भी वो कर लेता है, तो उसको इंटरमीडिएट की डिग्री दी जानी चाहिए थी। जस्ट जैसे एनडीए में आप इंटर पास ऑफिसर्स को ग्रेजुएट डिग्री देते हैं और अच्छा भी है और ऑफिसर्स बनते हैं, अग्निवीर के मामले में कह ही रहे हैं कि आपको इंटरमीडिएट की डिग्री देंगे या उसके इक्विवेलेंट या अधिक जो भी है। तो अब फेयर काउंटर पार्ट पेज नंबर 161 6 सीपीसी का आप देख सकते हैं कि एएसओ साहब कहाँ हैं और हौलदार जी कहाँ हैं, और पहले जो बराबर थे वो कब और कैसे ऊपर गए। टीचर्स का भी उसमें मैंने लगा के दे रखा आपको, ऑल टीचर्स हाई स्कूल के बराबर जो आप जीसीओ को बोलते हैं, यानी सिपाही को इसलिए, और हौलदार एएसओ के बराबर क्यों नहीं कर सकते, क्राफ्ट्समैन के बराबर क्यों नहीं कर सकते हैं, वो संदर्भ मैंने आपको लगा के दे रखा है, उसे भी ज़रूर देखें। 6th सीपीसी में दोनों इकट्ठे थे 2800 के ग्रेड। अब क्राफ्ट्समैन भी 4200 के ग्रेड पर निकल गए, लेकिन हम वहीं रहे। इसीलिए मैं कह रहा था कि एसीपी का उनने विरोध क्यों नहीं किया, क्योंकि उनका सेकंड एसीपी हौलदार जी की जगह पर 2800 ग्रेड वाले हैं ही नहीं, सीधे 4200 पे हैं सेकंड ग्रेड। जब आप जा ही रहे हैं तो विरोध क्यों करें, आप 16 में दो 20 में दो। तो 7/1935 का संदर्भ आखिर में जहाँ पर लगा के दिया कि आप सबके सबको डाउन ग्रेड बोला, ये सब के सब पीबीओआर हैं और बिलो इसमें से कोई भी गजेटेड नहीं है, सारे नॉन गजेटेड हैं। जबकि 6/1/27 का संदर्भ 7th सीपीसी का कहता है फेयर कंपैरिजन है, स्पेशली जीसीओआर के लिए बनाया गया है, और कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम नहीं है, मुफ्त पेंशन स्कीम है, और ऊपर से मिलिट्री सर्विस पे भी दी जाती है। इसलिए बोला है 24 इंक्रीजमेंट वाला जो स्ट्रक्चर है ये सेना के लिए बेस्ट है। उसी 24 की ही तो बात कर रहा हूँ। 24 इंक्रीजमेंट के आधार पर हमारी पेंशन कितने परसेंटेज पर है, और उसी 24 इंक्रीजमेंट अब्लिक अंतिम इंक्रीजमेंट पर एक कर्नल साहब कितने हैं 48.78, और हम लोग 30 पार नहीं कर पाए हैं। तो ये भी एक एनोमलीज का पॉइंट बनता है। और आखिर में इस संदर्भ में यदि ऐसा नहीं है, यदि कोई अपग्रेडेशन हुआ ही नहीं 7th में, अपेंडिक्स 3 लगा के दे रहा हूँ, तो वो लोग कैसे अपग्रेडेशन हुए, हम ही कैसे नहीं हुए। तो वही संदर्भ है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं बरबस मुख लिपटायो, मैं बालक बहन को छोटो काहे विधि छीको ढायो, छीके तक मटके तक हम कब पहुँचेंगे। जबकि आरोप ये है कि आपने भी मक्खन खाया है, लेकिन कब इस स्वतंत्र देश में, लोकतांत्रिक देश में, संवैधानिक देश में क्या हमारे को पूछा जाएगा, क्या हमारी पूछ होनी चाहिए, हमारे को मिल बैठकर इस इतनी सारे एनोमलीज को क्या दूर करना चाहिए। क्या कोई अपग्रेडेशन हुआ ही नहीं है, संदर्भ लगा के आप देख लीजिएगा। तो हमारे को अपग्रेडेशन भी चाहिए और मैक्सिमम भी चाहिए, ये डिमांड हमारी रहेगी सभी भूतपूर्व सैनिकों की, ताकि हमारा पेंशन, पे स्केल, बेसिक स्ट्रक्चर में सुधार हो। तो ये था आज के स्वतंत्रता दिवस के 77वें दिवस पर 1947 से अब तक का मोटा मोटा डाटा जो मैं बता पाया हूँ, और इसमें एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लग जाता है। आप 6th सीपीसी और 7th सीपीसी के देख सकते हैं, सर्जरी ऑफ 6th सीपीसी और मिस्ट्री ऑफ 7th सीपीसी ज़रूर देखें, आपका बेहतर समझ में आएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।